नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 61st डे है, यानी 61वां दिन है। आज का जो टॉपिक है उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, बट ये एग्जामिनर का सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, दैट इज पार्लियामेंट्री कमेटी। और यहाँ से सवाल पूछा जाता है, पार्लियामेंट्री कमेटी है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इसका मेंशन करता है डिफरेंट प्लेसेस पे, बहुत सारी जगह पे। कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस इसके लिए नहीं बताया है कि उनका कंपोजिशन क्या होगा, टेन्योर क्या होगा, या फिर फंक्शन क्या होगा, क्या काम करेंगे। ये जितने भी मैटर्स हैं, यानी पार्लियामेंट्री कमेटी के जितने भी मैटर्स हैं, वो उनके रूल बुक से चलता है। किसके रूल बुक से? लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा के रूल बुक से चलता है। यानी रूल ऑफ द टू हाउसेस जो है वो उसके रिगार्डिंग, उनके अकॉर्डिंग ये जो फंक्शन करते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब ये होता है कि इसके जो मेंबर्स होते हैं, दे आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय हाउस और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर और चेयरमैन। स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा, चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा। और उनके ही डायरेक्शन पे, यानी कि स्पीकर और चेयरमैन के डायरेक्शन पे ये काम करते हैं। रिपोर्ट किसको करेंगे? जो भी रिपोर्ट ये बनाएंगे उसको प्रेजेंट किसको करते हैं? स्पीकर या चेयरमैन को। और जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटी है उनके पास एक सेक्रेटेरिएट होता है जो कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे हमने देखा था सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, बेसिकली जो सेक्रेटेरिएट होते हैं वो इनको मदद करते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, दैट इज स्टैंडिंग कमेटी एंड एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी वो कमेटी होता है जो कि परमानेंट नेचर का होता है। परमानेंट नेचर यानी कि इसको हर साल बनाया जाता है और ये कंटिन्यूअस बेसिस पे काम करता है। जबकि एडहॉक से आपको मतलब पता होगा, एडहॉक का मतलब क्या होता है? टेम्पररी। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब जरूरत पड़ती है तो हम कमेटी बनाते हैं जिसको एडहॉक कमेटी कहते हैं। और जो भी टास्क इनको दिया गया है वो टास्क अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो वो इनकी एग्जिस्टेंस जो है खत्म हो जाती है। ये होता है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी होता है वो 6 प्रकार का होता है, उसके भी सब कमिटीज होते हैं। जैसे फाइनेंशियल कमेटी है, इसके भी सब कमिटीज होंगे, 3 सब कमिटीज हैं। फिर आपका डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, नाम याद रखिएगा, फाइनेंशियल डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज टू इंक्वायर, कमिटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, कमिटीज रिलेटिंग टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, जो भी चल रहा है। और एक आएगा हाउस कीपिंग कमेटी जिसको हम सर्विस कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 6 स्टैंडिंग कमेटी है। इसके बारे में देखते हैं हम लोग, इसका क्या फंक्शन होता है, ये क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं। तो पहला है आपका फाइनेंशियल कमेटी। फाइनेंशियल कमेटी के अंदर सबसे पहला कमेटी जो है जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इंपॉर्टेंट कमेटी होता है। इसको पहली बार सेटअप किया गया था 1921 में, यानी ब्रिटिश एरा में ही। और इसको सेटअप किसके तहत किया गया था? प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम मोंटेगो कैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया था उसके तहत ही इस कमेटी की गठन हुई थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में। ईयर याद रखिएगा। एट प्रेजेंट जो है इसके 22 मेंबर हैं और इस 22 मेंबर में 15 जो होते हैं लोकसभा से होंगे और रिमेनिंग 7 जो है वो राज्यसभा से होंगे। जो भी मेंबर्स होंगे इस कमेटी के वो पार्लियामेंट द्वारा इलेक्ट किया जाता है और हर साल अमॉन्ग इट्स मेंबर। और यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा फॉलो होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये हमने देखा था राज्यसभा के इलेक्शन के केस में भी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो जितने भी कमिटीज होंगे उनके मेंबर की नियुक्ति ऐसे ही होती है, अपॉइंटमेंट हो, इलेक्शन हो, ऐसे ही होती है। ठीक है, हर साल गठन किया जाएगा। प्रिंसिपल जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो यूज किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी कमेटी है उसमें भी ये भी अप्लाई होगा, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर इज 1 ईयर। 1 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। जितने भी मिनिस्टर हैं वो इसके मेंबर नहीं हो सकते। किसके? कमिटीज के। और जो चेयरमैन होते हैं कमेटी का, उसको अपॉइंट कौन करता है? तो स्पीकर जो है उसी मेंबर में से, यानी कि हमने देखा 22 मेंबर है पब्लिक अकाउंट कमेटी में, तो उसमें से एक मेंबर को जो है चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है। और चेयरमैन अपॉइंट कौन करता है? स्पीकर, यानी कि ओम बिरला साहब करंटली जो है वो अपॉइंट करते हैं। और करंटली जो चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट कमेटी के वो कौन है? केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल। तो ध्यान रखना है आपको, मिनिस्टर जो है उसको अपॉइंट नहीं किया जाता है चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। और अपॉइंट कौन करता है? तो यहाँ पे ओम बिरला साहब यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है अपॉइंट करते हैं चेयरमैन को। और करंटली जो चेयरमैन है केसी वेणुगोपाल जी हैं। और केसी वेणुगोपाल जी हैं जो है आईएनसी के मेंबर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में कि 1966 और 1967 तक फाइनेंशियल ईयर जो चेयरमैन होते थे पब्लिक अकाउंट कमेटी के
ही और शी बिलोंग्स टू रूलिंग पार्टी, यानी कि जो पार्टी रूल कर रही है। बट एक कन्वेंशन डेवलप किया गया है, कोई संविधान में मेंशन नहीं है, कोई रूल बुक में मेंशन नहीं है। 1967 से एक कन्वेंशन डेवलप किया गया, जिस कन्वेंशन के तहत जो अपोजिशन का मेंबर होगा, यानी इस कमिटी में जो अपोजिशन का मेंबर होगा उसको अपॉइंट किया जाएगा एज अ चेयरमैन। इसी के तहत ओम बिरला साहब ने केसी वेणुगोपाल, जो कि अपोजिशन पार्टी यानी कि आईएनसी के मेंबर है, उनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी। जो पब्लिक अकाउंट कमिटी है, इसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या करते हैं? तो फंक्शन ऑफ द कमिटी इज टू एग्जामिन एनुअल ऑडिट रिपोर्ट। किसके? कैग के, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो भी रिपोर्ट कैग सबमिट करती है उसको एग्जामिन करते हैं। कौन? पब्लिक अकाउंट कमिटी, पीएसी, विच आर लेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट। जो कैग की रिपोर्ट होती है उसको प्रेसिडेंट ने, जो प्रेसिडेंट है हमारी यानी द्रौपदी मुर्मू जो है, वो पार्लियामेंट में उसको प्रेजेंट करती हैं। और कैग जो है 3 ऑडिट रिपोर्ट्स को सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, 3 ऑडिट रिपोर्ट्स, एंड दैट इज ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फिनांस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। और इस रिपोर्ट को एग्जामिन करने का काम किसका होता है? पब्लिक अकाउंट कमिटी का। इन द फुलफिलमेंट ऑफ एबव फंक्शन, यानी कि जितने भी रिपोर्ट है सारी चीज, इस कमिटी को असिस्ट कौन करता है? कैग। यानी कि पब्लिक अकाउंट कमिटी जब एग्जामिन करती है कैग के रिपोर्ट को, तो कैग जो है इनको सपोर्ट करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। इनफैक्ट कैग, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल जो है, दे एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द कमिटी। गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द कमिटी। सिंपल सरल सवाल पूछा जा सकता है, who acts as a guide, friend and philosopher of the public account committee? He is none other than CAG, Comptroller and Auditor General of India। ये तो हुआ फंक्शन, लेकिन कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि ये एक पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करते हैं। किसका? जो रिपोर्ट ऑलरेडी, जो एक्सपेंडिचर वगैरह है, सारी चीज, सारे रिपोर्ट जो है कर दिया गया है, आपने खर्च कर दिया है, जितना अप्रोप्रिएशन ऑडिट था, फाइनेंशियल ऑडिट था, सब कुछ कर दिया है, उसके बाद आप इनके पास लेकर आते हो पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो ये पोस्टमार्टम का काम करते हैं, मतलब पहले किसी की डेथ हो चुकी है तब हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं, वैसे ही सब कुछ कर दिया, उसके बाद लाए हो एग्जामिन करने के लिए। और इनका जो भी रिकमेंडेशन होगा पब्लिक अकाउंट कमिटी का, वो एक एडवाइजरी नेचर का होता है। एडवाइजरी नेचर का होने का मतलब है कि बाइंडिंग नहीं होता है, नॉट बाइंडिंग। सुपर इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, कोई ऑर्डर इशू नहीं कर सकता कि हाँ आपने ऐसा क्यों किया, क्या नहीं किया, सारी चीज। जो भी डिसीजन होगा उस पर, वो फाइनल डिसीजन कौन लेगा? पार्लियामेंट लेगा इनके फाइंडिंग्स पे। तो बस ये एग्जामिन का काम करते हैं कौन? पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। 1921 में इसका फॉर्मेशन होता है, और जो चेयरमैन होते हैं उसको स्पीकर अपॉइंट करते हैं। और जनरली जो चेयरमैन है 1967 से ऑपोजिशन पार्टी के एक कन्वेंशन हमने स्टार्ट किया। और पब्लिक अकाउंट कमिटी जो है किसके रिपोर्ट को एग्जामिन करती है? कैग के रिपोर्ट को। और कैग अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट जो है उसको पार्लियामेंट के सामने लेकर आते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है एस्टिमेट कमिटी। एस्टिमेट कमिटी का भी ओरिजिन आप देखोगे 1921 में हुआ था। कैन बी ट्रेस्ड टू द स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमिटी सेटअप इन 1921। फर्स्ट एस्टिमेट कमिटी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में बनाया गया था, वो बनाया गया था 1950 में। और इसको रेकमेंड किसने किया था? एस्टिमेट कमिटी का पहला फॉर्मेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में। तो उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जॉन मथाई साहब, उन्होंने रेकमेंड किया था। तो उसके तहत ही एस्टिमेट कमिटी का फॉर्मेशन हुआ था। ओरिजिनली 1956 तक, मतलब 1950 से 1956 तक इसमें कितने मेंबर्स थे? 25। फिर उसको 1956 में उसको रेज कर दिया जाता है, रेज करके 30 कर दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुपर इंपॉर्टेंट बात, ये 30 के 30 मेंबर्स जो होंगे, जैसे पब्लिक अकाउंट कमिटी में हमने देखा 22 मेंबर थे, 22 में 15 कहां से थे? लोकसभा से, और 7 राज्यसभा से। बट यहाँ पे 30 मेंबर्स, 30 मेंबर्स जो होंगे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होंगे। सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहां भी चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? स्पीकर। और चेयरमैन जो होंगे यहाँ पे रूलिंग पार्टी के होंगे। पब्लिक अकाउंट कमिटी में हमने देखा अपोजिशन पार्टी के होते हैं, लेकिन एस्टिमेट कमिटी में जो चेयरमैन होंगे वो कौन होता है? रूलिंग पार्टी का होता है। और बीजेपी के हैं मेंबर डॉक्टर संजय जायसवाल। ये जो है चेयरमैन है आपके एस्टिमेट कमिटी के। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, ये जो है इसके चेयरमैन है। फंक्शन क्या होता है? एग्जामिन द एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन द बजट। एस्टिमेट से पता चल रहा है, बजट हम देखते हैं, बजट में एस्टिमेट होता है सारी चीजों का। तो जो भी बजट में एस्टिमेट करते हैं उसको एग्जामिन करने का काम होता है एस्टिमेट कमेटी का। नाम से ही पता चल रहा होगा। और कुछ इकोनॉमिक्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर पे ये सारी चीजें सजेशन देते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी होता है जिसको हम एस्टिमेट कमेटी कहते हैं। इनका भी काम क्या होता है? पोस्टमार्टम नेचर का होता है।
इट एग्जामिन्स द बजट एस्टिमेट्स ओनली आफ्टर दे हैव बीन वोटेड इन पार्लियामेंट। जैसे बजट की वोटिंग होती है, बजट जो है वोटेबल पार्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में वोटिंग होती है, ये भी ध्यान रखना है। तो इस वजह से एस्टिमेट कमेटी के सारे मेंबर्स होंगे लोकसभा से होते हैं, ये भी आपको याद रहेगा। 30 मेंबर्स होते हैं। सबसे सुपर इंपॉर्टेंट, डॉक्टर संजय जायसवाल जो है चेयरमैन है करंटली, उसको अपॉइंट कौन करते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी ओम बिरला साहब। तो इट एग्जामिन्स द बजट एस्टिमेट ओनली आफ्टर दे हैव बीन वोटेड बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बिफोर दैट। इस वजह से इनका भी नेचर कैसा होता है? पोस्टमार्टम का होता है। रिकमेंडेशन एडवाइजरी होगा, नॉट बाइंडिंग ऑन द मिनिस्टर्स। जो भी रिकमेंडेशन देंगे एग्जामिन करने के बाद कि ये देखो ऐसे कर सकते हैं ये सारी चीज, ठीक है सुन लिया, चलो कोई बात नहीं, हम नहीं करने वाले हैं, करने वाले हैं उनके ऊपर है। स्टैंडिंग कमेटी का तीसरा जो पार्ट है वो उसको हम कहते हैं कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इसका क्रिएशन हुआ था 1964 में, 1964 में। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921, एस्टिमेट कमेटी उसका एक प्रोविजन जो है या फिर उससे रिलेटेड 1921 में आया था, बट वैसे एस्टिमेट कमेटी जो है 1950 याद रखेंगे आप, और 1964 में जो है पब्लिक अंडरटेकिंग्स आया था। तो सीक्वेंस में भी आपको सजाने को दिया जा सकता है। यहाँ पे 1974 में इसकी मेंबरशिप जो है रेज कर दिया जाता है 22 से। पहले ओरिजिनली 15 था इसमें, 15 में 10 मेंबर थे लोकसभा से और 5 होते हैं राज्यसभा के। अब जो है 15 और 7 का रेशियो है, तो 2:1 का रेशियो होता है। देखोगे आप, 2 लोकसभा का और 1 राज्यसभा का। जो इसका क्रिएशन हुआ था कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में 1964 में, किसके रिकमेंडेशन पे? तो एक कमेटी थी, उस कमेटी का नाम बखूबी आप याद रखोगे, उस कमेटी का नाम था कृष्णा मेनन कमेटी। इनके रिकमेंडेशन पे जो है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की गठन हुई थी 1964 में। फंक्शन क्या है? ये रिपोर्ट को एग्जामिन करते हैं किसके? पब्लिक अंडरटेकिंग्स के। ये एग्जामिन करते हैं रिपोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे जो रिपोर्ट होगा कैग का, उसको एग्जामिन कौन करेंगे? कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। लेकिन कैग की जो ऑडिट रिपोर्ट्स है, 3 ऑडिट रिपोर्ट्स जो कि प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, उसको एग्जामिन कौन करता है? उसको एग्जामिन करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। इनके लिमिटेशन क्या है? जैसे कि 10 से 12 मैटर से ज्यादा साल का नहीं ले सकते हैं। इनका भी काम क्या होता है? पोस्टमार्टम नेचर का होता है। जैसे जो सब कुछ हो चुका है उसके बाद ये लोग एक्टिव होते हैं, और इनकी भी जो रिकमेंडेशन होती है वो एडवाइजरी होती है, अर्थात नॉट बाइंडिंग। अब जो दूसरा कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी का, वो है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। रूल्स कमेटी जो होता है लोकसभा में, उन्होंने रिकमेंड किया था फॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। तो इसके तहत 1993 में 1993 में 17 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी जो है उसका गठन होता है। बाद में जरूरत पड़ती है तो 2004 में यानी कि 2004 में इसको इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी कि 17 में 7 और कमेटी का गठन हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो टोटल जो है 24 कमिटीज हो जाती हैं। और ये जो 24 कमेटी है, 24 में 8 जो है ये राज्यसभा के लिए फंक्शन करते हैं, और इसमें से 16 जो है वो अंडर लोकसभा। ईच स्टैंडिंग कमेटी, जितने भी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, यानी कि 24 स्टैंडिंग कमेटी दैट कंसिस्ट ऑफ 31 मेंबर्स, और 31 मेंबर्स का रेशियो कैसा होता है? 21 होते हैं लोकसभा से और 10 होंगे राज्यसभा से। तो देखोगे नियरली 2:1 का ही रेशियो है। तो टोटल डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी फैक्चुअल डेटा है 24, याद रखिएगा 24। डीएससी का फंक्शन क्या होता है? डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो है वो काम क्या करती है? इट कंसिडर द डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ द कंसर्न मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट्स बिफोर दे डिस्कस्ड एंड वोटेड इन द लोकसभा। जैसे हम देखते हो कि बहुत सारी मिनिस्ट्री है डिमांड करती है कि मुझे इस साल इतने पैसे चाहिए, एग्रीकल्चर हो गया, डिफेंस हो गया, रोड मिनिस्ट्री हो गया, तो ये सारी चीज़ें, इन सारे रिपोर्ट्स में कोई भी ऐसा चीज़ लेकर ये नहीं आएंगे या फिर सजेशन नहीं देंगे जिसका कट मोशन का नेचर हो। कट मोशन मतलब क्या? पॉलिसी कट मोशन देखा था हमने, इकोनॉमी कट मोशन देखा था, ये सारी चीज़ ये लेकर नहीं आएंगे। जितने भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज है उनके बिल्स होते हैं, उसको एग्जामिन करने का काम करते हैं आप लोग। और जिस भी मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है, उनके एनुअल रिपोर्ट्स को कंसिडर करने का काम जो होता है किसका होता है? डीएससी यानी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है इनके लिमिटेशन में कि ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है कंसर्न मिनिस्ट्रीज का, उसको नहीं देखते हैं। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एनुअली आप देखो, ठीक है, अब रोजमर्रा की जो भी जिंदगी चल रही है सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन में, उन सारी चीजों को ये लोग नहीं देखेंगे। और कोई एक मैटर है जो अदर पार्लियामेंट्री कमेटी देख रही है, उसमें भी ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसमें घुसेंगे नहीं। और इनका भी रिकमेंडेशन जो होता है एडवाइजरी नेचर का होता है, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन पार्लियामेंट।
कमिटीज टू इंक्वायर, तीसरा कमिटी है कमिटीज टू इंक्वायर, जिसमें आता है कमिटी ऑन पिटीशन, इसका सब कमिटी। पिटीशन से ही दिस कमिटी एग्जामिन्स एंड कंसीडर पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पिटीशन सबमिटेड बाय इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन। कोई इंडिविजुअल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ उनके ग्रीवांसेस हैं, वो एक पिटीशन फाइल करते हैं, तो ये सारी चीज़ों का देख रेख कौन करता है? कमिटी ऑन पिटीशन। और उस इशू को इन्वेस्टिगेट करना और उस मैटर को लेके आना और उस पर कोई रेजोल्यूशन पास करवाना, ये सारी चीज़ों का काम क्या होता है? कमिटी ऑन पिटीशन का काम होता है। दूसरा है कमिटीज टू इंक्वायर के अंदर कमिटीज ऑन प्रिविलेज। ये सेमी जुडिशियल नेचर का होता है, मतलब यहाँ पे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो होते हैं उसको एग्जामिन करते हैं, उस केस को, और उसके जो भी मेंबर्स पे ये सारी चीज़ें, तो अप्रोप्रिएट एक्शन लेने का जो है कमिटी ऑन प्रिविलेज वो बताती है कि इस पर्सन ने, इस पार्टिकुलर मिनिस्टर ने, इस पार्टिकुलर मेंबर ने ब्रीच किया है प्रिविलेज को, तो ये सारी चीज़ें उस पर जो भी एक्शन लेना होगा वो ये लोग बताते हैं। एथिक्स कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है। एथिक्स कमेटी इंपॉर्टेंट इस वजह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि राज्यसभा में पहला गठन हुआ इसका। द कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन राज्यसभा इन 1997, 1997 में, और जबकि लोकसभा में ये आया था सन 2000 में, 2000। ये जो है इन्फोर्स करती है क्या? कोड ऑफ कंडक्ट टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी मिसकंडक्ट हो या फिर कोई सारी चीजें ऐसी चीजें कर रहे हो आप, इट एग्जामिन्स द केस ऑफ मिसकंडक्ट एंड रिकमेंड्स एप्रोप्रिएट एक्शन। प्रिविलेज वाले का काम क्या होगा? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज देखना। लेकिन जो एथिक्स कमेटी है वो मिसकंडक्ट को देखती है। दस इट इंगेज इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन पार्लियामेंट। जैसे बहुत सारी चीजें देखे होगी कि आप लोग बोलने नहीं देते हैं, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना, क्लास को चलाने के लिए भी डिसिप्लिन मेंटेन करना, डेकोरम मेंटेन करना, ये सारी चीज जरूरी होता है। तो एथिक्स कमेटी का काम यही होता है। उसके बाद है कमिटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, ये भी किसका? स्टैंडिंग कमेटी का पार्ट है। अब इसके सब कमिटीज हैं कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमिटी ऑन पेपर लेट्स ऑन द टेबल, कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ज्वाइंट कमिटी ऑन ऑफिसर्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में जो है पता चल जाएगा कि कौन किससे रिलेटेड है। कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस जो है, दिस कमिटी एग्जामिन्स द एश्योरेंस प्रोमिसेस एंड अंडरटेकिंग्स गिवन बाय द मिनिस्टर। तो एश्योरेंस से याद रखना है गवर्नमेंट एश्योरेंस। जैसे गवर्नमेंट कभी कभी एश्योर करती है कि हम पर्टिकुलर चीज़ें जो है सारी चीज़ें ये करने वाले हैं, और ये बेसिकली क्या करते हैं कमिटी, उसको देखते हैं कि किस हद तक आप जो है उस काम को किए हो या फिर कितने तक करोगे, ये सारी चीज़ें। इसमें जो है लोकसभा में 15 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में इट कंसिस्ट 10 मेंबर्स। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1953, 1953 में इसका गठन हुआ था, कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस। उसके बाद है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये सवाल जो है इससे रिलेटेड पूछा गया है यूपीएससी में, 2018 में पूछा गया था। द कमिटी एग्जामिन्स एंड रिपोर्ट्स टू द हाउस वेदर द पावर्स टू मेक रेगुलेशंस, रूल्स, सब रूल्स एंड बाई लॉज, जो भी आप बनाए हो, जो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है, तो ये जो है आपने बनाया है उसको प्रॉपरली आपने बनाया है कि नहीं, संविधान के तहत या फिर किसी रूल बुक के तहत बनाया है कि नहीं, वो एग्जामिन करते हैं ये लोग। कौन? कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इसमें बोथ द हाउसेस, द कमिटी कंसिस्ट 15 मेंबर्स, दोनों हाउसेस में 15-15 मेंबर्स होते हैं, और इसका गठन जो हुआ था 1953 में हुआ था। कमिटीज ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल, इसका गठन हुआ 1975 में। इनका काम क्या होता है कि इट एग्जामिन्स ऑल पेपर्स लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस बाय मिनिस्टर वेदर दे कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रिलेटेड एक्ट और रूल और नॉट। मतलब देखना होता है कि ये सारी चीजें, क्योंकि आप लेके आ रहे हो, जाहिर सी बात है पब्लिक भी उसमें इन्वॉल्व होगी, पब्लिक भी देखेगी, तो इससे पहले ये लोग एग्जामिन करके देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, आपने जो लाया है वो संविधान के तहत रह के लाए हो या फिर रिलेटेड एक्ट है कि नहीं, रूल है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें। 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के और 10 मेंबर होते हैं इसमें राज्यसभा। कमिटीज ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इसमें 30 मेंबर होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। इनका काम क्या होता है? टू कंसिडर द रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, और जितने भी मैटर्स होंगे रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, कुछ इंप्लीमेंट करना हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स वर्किंग ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, उन सारी चीज़ों को देखने का काम होता है कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। उसके बाद आता है आपका कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। इसका गठन हुआ था 1997 में, और इसमें भी 30 मेंबर होंगे, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। और ये किसके रिपोर्ट को कंसिडर करते हैं? नेशनल कमीशन फॉर विमेन। और ये भी वही सारी चीजें, विमेन के वेलफेयर के बारे में सारी चीजें देखना हो, टू सिक्योर स्टेटस, डिग्निटी एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन इन ऑल फील्ड, इन सारी चीजों को देखने का काम होता है कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। ज्वाइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जैसे हमने देखा था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट,
तो उन सारी चीज़ों में देखना कि कोई ऐसा मेंबर तो नहीं है जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहा है, फिर कोई मिनिस्टर जो नहीं है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहा है। अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो इनका काम ये होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, 10 फ्रॉम लोकसभा, 5 फ्रॉम राज्यसभा। तो बस एक बार आप गो थ्रू कर लेना, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, उस पर मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको। कमिटीज रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, और इसके सब कमिटीज कौन होते हैं? बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशन, रूल्स कमिटी, और कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सीटिंग ऑफ द हाउस। तो जो बिजनेस एडवाइजरी कमिटी है, दिस कमिटी रेगुलेट्स द प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ द हाउस. It allocates time for the transaction of legislative and other business brought before the house and by government. कोई भी सारी चीज़ें किस पर्टिकुलर बिल पे या फिर किस पर्टिकुलर मैटर पे कितना डिस्कशन हुआ, क्या होगा, सारी चीज़ें वो देखना है। लोकसभा में 15 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग द स्पीकर एज इट्स चेयरमैन। स्पीकर जो है इसके चेयरमैन होते हैं। स्पीकर जो है मैंने बताया था आपको, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी, इन तीनों के चेयरमैन कौन होते हैं? स्पीकर। जब हमने स्पीकर का जो चैप्टर है वो किया था। राज्यसभा में 11 मेंबर्स होते हैं इसमें, इंक्लूडिंग द चेयरमैन एट इट्स एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है राज्यसभा में, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स। तो ये देखते हैं, कंसीडर कि जो मेंबर है वो लीव पे है या फिर एब्सेंट है, कब से है, क्यों है, और एंड एग्जामिन्स द केसेस ऑफ मेंबर हु हैव बीन एब्सेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर विदाउट परमिशन। अगर ऐसा कुछ है तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे हमने देखा एस्टिमेट कमेटी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो एक ऐसा कमेटी और भी है जिसको हम कहते हैं कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में है। इट इज ए स्पेशल कमेटी ऑफ लोकसभा एंड कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स। उसके बाद आता है हाउस कीपिंग कमेटी और सर्विस कमेटी। हाउस कीपिंग कमेटी किसका पार्ट है? स्टैंडिंग कमेटी का पार्ट है। और हाउस कीपिंग या सर्विस कमेटी के उसके फर्दर डिवीजन, जिसमें जनरल पर्पस कमेटी है, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? लोकसभा स्पीकर। उसके बाद है हाउस कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी, ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर। जैसे यहाँ पे जनरल पर्पस कमेटी को हम देखेंगे। हाउस कमेटी क्या होता है? जो भी रेसिडेंशियल एकोमोडेशन है, कि क्या क्या दिया जाएगा, लाइक फूड, मेडिकल एड मेंबर्स को, तो ये सारी चीज़ों का देख रेख कौन करता है? हाउस कमेटी। लाइब्रेरी कमेटी होता है द मैटर्स रिलेटिंग टू द लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट। लाइब्रेरी जो होता है पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है, उससे मैटर रिलेटेड जो है ये सारी चीज़ें होते हैं। 9 मेंबर होते हैं, 6 लोकसभा के और 3 राज्यसभा के। और एक आता है ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर। किसी पर्टिकुलर मेंबर को कितनी सैलरी दी जाएगी, कितने अलाउंसेस दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, सारी चीज़, सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन सब का देखने का काम होता है ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर का। इसमें जो इंपॉर्टेंट है जनरल पर्पस कमेटी। द कमिटी कंसिडर एंड एडवाइजेस ऑन मैटर कंसर्निंग अफेयर्स ऑफ द हाउस विच डू नॉट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी अदर पार्लियामेंट्री कमिटी। कुछ ऐसा मैटर है जो कि किसी और के जुरिस्डिक्शन, यानी कि किसी और पार्लियामेंट्री कमेटी के जुरिस्डिक्शन में नहीं है, वो कहाँ फॉल करेगा? जनरल पर्पस कमेटी में। ये ध्यान रखिएगा। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? जनरल पर्पस कमेटी के चेयरमैन स्पीकर होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा, चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा। तो ये सब कुछ था आपका स्टैंडिंग कमेटी यानी परमानेंट कमेटी। अब है एडहॉक कमेटी। एडहॉक यानी कि टेम्पररी कमेटी। एडहॉक कमेटी जो है उसको डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, इंक्वायरी और एडवाइजरी। इंक्वायरी कमेटी और एडवाइजरी कमेटी। जो ये इंक्वायरी कमेटी होता है, स्पेशल ग्रुप्स फॉर्म्ड समटाइम्स बाय वोटिंग और डिसीजन टू लुक इनटू स्पेसिफिक इशू। किसी स्पेसिफिक मैटर, किसी स्पेसिफिक इश्यूज पे देखने के लिए जो है इंक्वायरी कमेटी की फॉर्मेशन होती है। स्पेसिफिक यानी कि टाइम पीरियड हो, इतने टाइम के लिए हमने बनाया। दे चेक एंड रिपोर्ट ऑन थिंग्स लाइक रेलवे फिनेंसेस, सिक्योरिटी इन पार्लियामेंट और हाउ कंप्यूटर्स आर गिवन टू द मेंबर्स। तो किसी स्पेसिफिक मैटर के लिए आपने किसी स्पेसिफिक कमेटी का गठन किया, उसका नाम है इंक्वायरी कमेटी, कि भाई इंक्वायरी कीजिए। तो जाहिर सी बात है ये टेम्पररी नेचर का होगा, इस वजह से ये एडहॉक कमेटी है। दूसरा है एडहॉक कमेटी के अंदर एडवाइजरी कमेटी। दीज आर ग्रुप दैट गिव एडवाइस एंड फोकस ऑन बिल्स प्रपोज्ड लॉज। कोई बिल है जो हाउस में डिस्कशन हो रहा है, हाउस जो है डिसाइड कर सकती है कि एक स्पेशल कमेटी जो है उसको ये भेज दिया जाए, और ये कमेटी जो है उस बिल को देखती है, क्लोजली एग्जामिन करती है, और कुछ चेंजेस अगर उसमें है तो उसमें सजेशन जो है वो देती है। जैसे हमने देखा था कि बिल जो है इंट्रोड्यूस होता है तो उसको कमेटी को भेजा जाता है, कमेटी जो है एग्जामिन करती है सारी चीज़। तो वो पर्टिकुलर बिल के लिए एक कमेटी का गठन होता है जो कि टेम्पररी नेचर का होता है। तो एडवाइजरी और इंक्वायरी जो है टेम्पररी नेचर का होता है, एडहॉक कमेटी। उसके बाद आता है कंसल्टिव कमेटी। कंसल्टिव कमेटी जो होता है, दे आर अटैच्ड टू वेरियस मिनिस्टर्स या फिर मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर होंगे यहाँ पे,
और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? कंसल्टिव कमेटी में मिनिस्टर जो है चेयरमैन होते हैं। द मिनिस्टर और द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ कंसल्टिव कमेटी ऑफ दैट मिनिस्ट्री। जैसे होम मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग हो, जैसे रोड एंड ट्रांसपोर्ट, डिफेंस हो, तो उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं चार्ज में, वो एक्ट करते हैं एज द चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसल्टिव कमेटी। ये ध्यान रखिए, सुपर इंपॉर्टेंट है। ये कमेटी जो है एक फोरम प्रोवाइड करती है जहां पे एक डिस्कशन होगा, इनफॉर्मल डिस्कशन, नॉट फॉर्मल, इनफॉर्मल डिस्कशन बिटवीन द मिनिस्टर्स एंड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी पॉलिसीज पे, प्रोग्राम्स पे गवर्नमेंट के, और उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, वहां पे डिस्कशन होता है। दिस कमिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। सुपर इंपॉर्टेंट, दिस कमिटीज यानी कि कंसल्टिव कमिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर जो मेंबरशिप है कमेटी का, कंसल्टिव कमेटी का, ये वॉलंटरी नेचर का होता है और ये उनके ऊपर होता है, चॉइस के ऊपर। लेकिन एक मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट जो है सेट किया गया है, 30 मैक्सिमम होना चाहिए और 10 मिनिमम होना चाहिए। इसके बीच में आप जो है गठन कर सकते हो, 20 का करो, 15 का करो, 11 करो, आपके ऊपर। और ये जो कंसल्टिव कमेटी होता है, इनका गठन नॉर्मली जो है आफ्टर द न्यू लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर जनरल इलेक्शन। तो जो अभी नया लोकसभा हमारा फंक्शन कर रहा है 2024 से, उसके बाद गठन हुआ होगा। इन अदर वर्ड्स, दिस कमिटी शैल स्टैंड डिसॉल्व अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ एवरी लोकसभा। और फिर जब नए लोकसभा का गठन होगा तो फिर से इनका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। कंसल्टिव कमेटी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट, ये कमेटी का गठन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अब इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी मीन्स अ कमेटी दैट इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द स्पीकर, चेयरमैन और नॉमिनेटेड बाय द हाउस, वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर और चेयरमैन। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, ये हमने देखा था। पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब ही यही होता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी? टू एग्जामिन द मैटर्स रेफर टू इट इन डिटेल एंड रिपोर्ट बैक टू द हाउस। जी यही होता है। बाकी देखते हैं, टू असिस्ट द स्पीकर चेयर इन टेकिंग प्रोसीजरल डिसीजन, ऐसा कुछ हमने देखा नहीं था। टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेक्रेटरियल सर्विसेज टू पार्लियामेंट, ऐसा भी नहीं देखा था। टू नॉमिनेट मेंबर्स टू डिफरेंट मिनिस्ट्री फॉर कंसल्टेशन, ऐसा कुछ नहीं देखा था हमने। तो कभी कभी आपका जो है आपको पता नहीं है, बट आप ऑप्शन पढ़ के भी जो है आंसर निकाल सकते हो। व्हाट इज द रोल ऑफ द कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस? टू रिव्यू द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। उसके लिए हमने देखा था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग होगा, तो ये तो नहीं होगा। टू एग्जामिन द एश्योरेंसेस गिवन बाय द गवर्नमेंट एंड इंश्योर देयर फुलफिलमेंट, गवर्नमेंट एश्योरेंस जैसे देती है सारी चीज, उसको देखना। टू असिस्ट इन प्लानिंग एंड मैनेजिंग द बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेटिव हाउस, ऐसा कुछ नहीं देखा था हमने गवर्नमेंट एश्योरेंस में। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, इनमें से कौन सा जो है लार्जेस्ट कमिटी है? कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट, इसमें कितने मेंबर्स थे? 22। कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, इसमें 30 मेंबर थे और 30 के 30 लोकसभा से। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग 22 मेंबर थे। कमिटी ऑन पिटीशन जो है इससे कम मेंबर है, सारी चीज 30 से, तो लार्जेस्ट कमिटी है जो आपको 30 होगा। पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल कमिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? फाइनेंशियल कमिटी जो है किसका पार्ट है? स्टैंडिंग कमिटी का, यानी कि परमानेंट कमिटी का। पहली बात ये ध्यान रखेंगे आप। और फाइनेंशियल कमिटी के 3 सब कमिटीज थे, जिसमें पहला था आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएससी, जिसका फॉर्मेशन 1921 में हुआ था। एस्टिमेट कमेटी 1950 में फॉर्मेशन हुआ। और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था 1964 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन। ये भी ध्यान रखिएगा, कृष्णा मेनन कमेटी। तो ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स जो है इसका पार्ट नहीं है ज्वाइंट कमेटी। और ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है किसका पार्ट है? ये आपका हाउस कीपिंग कमेटी का पार्ट है, या फिर सर्विस कमेटी, हाउस कीपिंग कमेटी या फिर सर्विस कमेटी का पार्ट। तो 4th नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 1, 2 एंड 3। विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी scrutinizes and reports to the house whether the power to make rules, regulations, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the constitution or delegated by the parliament or being properly exercised by the executive within the such। तो ये किसका पार्ट था? कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का, ये इनका काम होता था। टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ द एस्टिमेट कमिटी, एस्टिमेट कमिटी का मेंबर का टेन्योर कितना होगा? तो पब्लिक अकाउंट कमिटी हो, एस्टिमेट कमिटी हो, अंडरटेकिंग वाले हो, सबका टेन्योर कितना होता है? 1 ईयर का। और मिनिस्टर जो है इनके मेंबर नहीं हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और दे ऑल आर इलेक्टेड फॉर 1 ईयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक खर्चों पर
संसदीय नियंत्रण का साधन नहीं है। पब्लिक अकाउंट कमेटी है, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये कुछ अलग है, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स ये तीनों के तीनों किसके पार्ट है? फाइनेंशियल कमेटी। तो पूछा नॉट है तो बी ऑप्शन हो जाएगा, कैग। द मेंबर्स ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट आर टेकन फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा इन विच रेशियो? तो जनरली क्या होता है? 2:1 का रेशियो। लोकसभा एंड राज्यसभा तो 2:1, 2:1 का रेशियो होता है। Consider the following statement. The chairman of the committee on public account is appointed by the speaker of Lok Sabha. सही है। The committee on public account comprises members of Lok Sabha, members of Rajya Sabha and few eminent person of industry and trade. क्या ऐसा था? नहीं। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होगा उसमें क्या होगा? 22 मेंबर होंगे और 22 मेंबर में 15 जो है लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो फ्यू एमिनेंट पर्सन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड ये नहीं था, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ए ओनली। Consider the following statement. While members of Rajya Sabha are associated with committees on public accounts and public undertakings, members of committee on estimates are drawn entirely from Lok Sabha. यहाँ पे कह रहा है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी दोनों में राज्यसभा और लोकसभा से मेंबर होते हैं, बट एस्टिमेट कमेटी में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं। जी हाँ, 30 मेंबर होते हैं एस्टिमेट कमेटी में, 30 के 30 जो है लोकसभा से होते हैं। The Ministry of Parliamentary Affairs works under the overall direction of Cabinet Committee on Parliamentary Affairs. ये भी सही है। The Minister of Parliamentary Affairs nominates members of Parliament on committees, council, board and commission etc. set up by Government of India in various ministry. ये भी सही है। तो Ministry of Parliamentary Affairs जो होता है पार्लियामेंट्री कमेटी में बहुत ज्यादा एक्टिव आपको देखने को मिलेगा। तो डी यानी 1, 2 and 3। सीधा सरल सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा? तो किसमें नहीं है? एस्टिमेट कमेटी में नहीं है, बाकी सब में है। पब्लिक अकाउंट कमेटी प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करती है? पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट में किसको? लोकसभा को, और लोकसभा में किसको? लोकसभा के स्पीकर को। पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये किसके रिपोर्ट को एग्जामिन करते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी कैग के रिपोर्ट को। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, कैग के रिपोर्ट को एग्जामिन करते हैं, बट अपना रिपोर्ट सबमिट किसको करते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा को, जबकि कैग अपना रिपोर्ट सबमिट किसको करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। पब्लिक अकाउंट कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में भी किसको? लोकसभा को, लोकसभा में भी किसको? स्पीकर ऑफ लोकसभा। द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इज प्रेजेंटेड इन द लोकसभा। The main function of the Public Account Committee of Parliament is to examine the financial account of the government and report of CAG. Public Account Committee के जो चेयरमैन होते हैं सिंस 1967 वो ऑपोजिशन पार्टी के होते हैं, जैसे केसी वेणुगोपाल जो कि आईएनसी के मेंबर हैं, बहरहाल वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है, और एस्टिमेट कमेटी के संजय जायसवाल चेयरमैन। और जो पब्लिक अंडरटेकिंग है उसका भी जो चेयरमैन होगा वो रूलिंग पार्टी का होता है, और उसके जो चेयरमैन है बैजयंत पांडा है। ये नाम पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, बैजयंत पांडा साहब। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट। इट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। क्या ये सही है? 25 नहीं, 22 मेंबर्स है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तो पहला स्टेटमेंट गलत, पहला गलत। Scrutinizes appropriation and finance account of the government, examines the report of CAG, Computer Auditor General of India। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के फिनेंस अकाउंट होते हैं उसको देखना है, ये सारी चीजें, और कैग के रिपोर्ट को एग्जामिन करना, इनका काम यही होता है। 2 and 3 सही हो जाएगा। हु नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन को नॉमिनेट कौन करता है? द स्पीकर ऑफ लोकसभा। और ये किसके होते हैं? ऑपोजिशन पार्टी के होते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑपोजिशन पार्टी के होते हैं। और केसी वेणुगोपाल आईएनसी के मेंबर है, वो बहरहाल चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट कमेटी के। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉट एसोसिएटेड विथ पब्लिक अकाउंट कमेटी। 22 मेंबर होते हैं, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग 22 मेंबर होते हैं। इन दोनों में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो पहला और तीसरा तो गलत है, पहला और तीसरा, तो यानी कि एस्टिमेट कमेटी 30 मेंबर होंगे, 30 के 30 लोकसभा से। Estimate committee is constituted from the members of Lok Sabha only. Total member 30. चेयरमैन अपॉइंट कौन करता है? स्पीकर। और बहरहाल चेयरमैन कौन है एस्टिमेट कमेटी के? डॉक्टर संजय जायसवाल। In what way does the Indian Parliament exercise control over the administration? Through
पार्लियामेंट्री कमेटी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्वायरी कमेटी? इंक्वायरी कमेटी जो है किसका पार्ट है? एडहॉक कमेटी का, यानी कि टेम्पररी कमेटी का। इनका काम क्या होता था इंक्वायरी कमेटी का? किसी स्पेसिफिक इशू पे देखना, उस पर रिपोर्ट सबमिट करना, टू इन्वेस्टिगेट स्पेसिफिक इशूज एंड रिपोर्ट ऑन देम। इसका काम होता था इंक्वायरी कमेटी का। टू गिव एडवाइस ऑन प्रपोज्ड लॉ, ये किसका काम था? एडवाइजरी कमेटी। ये भी किसका पार्ट है? एडहॉक कमेटी का। टू डिस्कस बिल्स इन डिटेल एंड सजेशन चेंजेस, ये भी बेसिकली जो बिल पे डिस्कशन करने का काम जो होता है, ये भी किसका काम होता है? एडवाइजरी कमेटी का ही काम होता है। टू प्रोवाइड एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन वेरियस मैटर्स, ये सारी चीजें नहीं था। इंक्वायरी कमेटी का पर्पज होता है टू इन्वेस्टिगेट स्पेसिफिक इशू एंड रिपोर्ट ऑन द स्पेसिफिक। यह ध्यान रखिएगा, एक वर्ड है स्पेसिफिक। तो ये जो टॉपिक है इसको हम यही एंड करते हैं, और ये अशोका ट्री का थीम है, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और इस पे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।